बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द प्रोग्राम आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। नाज़रीन, जब भी हमारे कमजोर दुश्मन ने इस पाक सरजमीन पर मैली नजर डाली है तो इसे हर बार पहले से तगड़ा और सबकामो सबक दिया गया है। 65 की जंग हो या कारगिल का महाज हो, नेवल हेडक्वार्टर्स पर हमला हो या कामरा एयर बेस पर, एपीएस पेशावर पर दुश्मन का बुज़दिलाना वार हो या पीसी होटल गवादर को निशाना बनाने की नाकाम साजिश, वादी सवात पर राज करने की अधूरी ख्वाहिश हो या फिर कराची की रोशनियों को चूर करने की साजिश हो, दुश्मन को हर महाज और हर मैदान में मुंह की खानी पड़ी है। यूं तो हमारी कौम आपस में उलझने का कोई मौका जाया नहीं करती, मगर जब बात इस मट्टी के दिफा की हो तो फिर क्या सिंधी, क्या बलोची, क्या पंजाबी और क्या पठान, फिर तो बस एक ही नारा बुलंद होता है, नाराए तकबीर, और अल्लाह अकबर के साथ ही दुश्मन की कमर तोड़ दी जाती है। नाज़रीन, कल यानी 29 जून को दुश्मन ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वहां की सिक्योरिटी और कराची पुलिस के निडर जवानों ने दुश्मन के इरादे को कुचल डाला। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान के इन बेटों ने यह ऑपरेशन पलक झपकते में किया। सुबह 10:02 पर दुश्मन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर पहुंचे और 10:10 पर चारों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका था। इस वाकये में निजी सिक्योरिटी इदारे के 3 जांबाज एहलकार जबकि सिंध पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर शहादत के रुतबे पर फायज हुए। नाज़रीन, इस ऑपरेशन में सिंध पुलिस के 2 शेर दिलेर जवानों ने मरकजी किरदार अदा किया। उन्होंने दुश्मन के सर का निशाना लिया और इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से उन पर काबू पाया। इस वाकये की कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जिसको देखकर यह अंदाजा होता है कि यह कोई हॉलीवुड की मूवी का सीन चल रहा है या फिर पबजी या काउंटर स्ट्राइक गेम खेली जा रही है। इन 2 जवानों का ताल्लुक रैपिड रिस्पांस फोर्स से है। एक नौजवान रफीक सोरो है जबकि दूसरे का नाम खलील जतोई है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुश्मन कई बार हमें आजमा चुका है और हर बार उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। हमारे जवानों की बहादुरी का अंदाजा तो दुश्मन को था, और इसके अलावा एपीएस पेशावर में हमले के बाद बच्चों को भी दुश्मन आजमा चुका था। लेकिन जो कारनामा हमारे बुजुर्ग सिपाहियों ने इस वाकये में किया है वो अपनी मिसाल आप है। काली और नीली वर्दियों में मलबूस ये सिपाही उम्र के उस हिस्से में दुश्मन के सामने बंदूकें तान कर खड़े थे जिस उम्र में अमूमन लोगों को घर की 4 दीवारियों तक महदूद होना पड़ता है। इन सिपाहियों को, इन शेरों को और इन शहीदों को हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली जनाब आलमगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आलमगीर साहब। जी वालेकुम सलाम। आलमगीर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। आलमगीर भाई, ये वाकया जो पेश आया है कराची स्टॉक एक्सचेंज का, इसके बारे में जो है आप क्या कहते हैं? एक तो ये कि जो शहादत हुई इंतहाई अफसोसनाक, उनकी फैमिली के साथ जो है हम पूरे बराबर के शरीक हैं इस गम में, और इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन जी। उन लोगों की बहादुरी को सलूट है जिनकी वजह से ये बहुत बड़ा वाकया बन सकता था, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से ये वाकया को रोकथाम दी, इस दहशतगर्दी को रोकथाम दी और ये डिफ्यूज किया गया जी। और ये इसके कनेक्शन वाजे हैं कि एक तरफ से बीएलए की जानिब से बयानात आ रहे थे काफी टाइम से जी, और आज वजीर आजम साहब ने भी कहा कि हमारी इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट्स थी कि ऐसा कोई वाकया जन्म लेगा, और कुछ वाकयात को डिफ्यूज भी किया गया है। राइट। और इससे आपने ये देखना है बेनिफिशरी कौन है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी या बैरूनी मामलात खराब होते हैं, बेनिफिशरी हिंदुस्तान है। उनकी पार्टी की, उनकी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी इस पर बेस्ड है, और वो कश्मीर के मुद्दे से, लद्दाख के मुद्दे से लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। राइट। और
पाकिस्तान पे सारा ब्लेम डालते हैं। आपने पुलवामा में देखा, आपने दूसरे इश्यूज पर देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान को अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो भी मुल्क में मसाइल होते हैं इनके, वो पाकिस्तान पर ब्लेम करते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आलमगीर भाई, एक बात और है कि जो भी हमारे शहीद इस वाकये में हुए हैं, पाकिस्तान सिंध पुलिस के कराची पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर हैं, काफी उनकी एज भी थी माशाअल्लाह। हम इस चीज पर भी बड़ा फख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो उम्र है जिसमें लोग घर में आराम फरमा रहे होते हैं और हमारे जवान बंदूक लेकर इस उम्र में भी मुल्क की हिफाजत पर मामूर हैं। और दूसरी बात आलमगीर भाई कि जो शहीद हुए सब इंस्पेक्टर और इसके अलावा भी सिंध गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट जो है जो पुलिस है, उन्होंने ये ऐलानात किए हैं कि इनके लिए हम जो है कुछ फंड्स उन्होंने 20-20 लाख आई थिंक किए हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये भी कम है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है एक चीज जो अफसोस का मकाम है वो ये है कि जो सिक्योरिटी निजी एजेंसी है, सिक्योरिटी जो इदारा है, उसके भी जो लोग शहीद हुए हैं उसके लिए उनके लिए हुकूमत की तरफ से, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो या पुलिस हो, उनकी तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया कि उनके जो लोग हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको हम इस तरह हेल्प कर सकेंगे फाइनेंशियली। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक कि उनके लिए कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आज वजीर आला की जानिब से इनके लिए जो लोग जो पुलिस वाले थे इनके लिए और जो लोग इसमें शहीद हुए हैं इनके लिए कुछ रकम मुख्तस की गई है। और साथ साथ जो स्टॉक एक्सचेंज की वहाँ एसोसिएशन है उन्होंने भी ऐलान किया है, वो इसके लिए पूरा कलेक्शन कर रहे हैं कि जो भी गार्ड वहाँ शहीद हुए इनको पैसे दिए जाए और प्लस वजीफा इनके लिए बांधा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि उनकी जानिब से भी दिया जाएगा। और कुछ एनजीओज और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को भी मैंने सोशल मीडिया के जरिए सुना कि वो भी इनकी हेल्प कर रहे हैं। जी ठीक है। वैसे तो आलमगीर भाई जिस कंपनी के ये एम्प्लॉइज थे उनके जो हेड है उन्होंने भी अपनी तरफ से ये बात कही है और उन्होंने एक तो इनको खिराज तहसीन भी यकीनन पेश किया है, उसके अलावा उन्होंने भी ये ऐलानात किए हैं। लेकिन हम समझते हैं और आप काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, यकीनन आपको किसी तारुफ के इस मामले में मोहताज नहीं है, तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि नेशनल लेवल पे जो है इस नेशनल असेंबली में इस चीज़ को ज़रूर आप उजागर करेंगे ताकि इनके वरसा को भी जो है उनकी फाइनेंशियल हेल्प की जा सके। यकीनन जो मुझे फोरम्स अवेलेबल है जी, जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचती है वहाँ मैं पहुँचाऊंगा। अच्छा आलमगीर भाई, एक सवाल ये है कि जो भी निजी कंपनियां हैं इनको अगर देखा जाए तो कई अहम मकामात पर इनकी डिप्लॉयमेंट होती है, ठीक है, और जो भी इस तरह की एक्टिविटीज क्रिमिनल्स की तरफ से, दहशतगर्दों की तरफ से होती हैं, टेररिस्ट की तरफ से, तो उसमें सबसे पहले जो है जो निशाना बनते हैं या जो फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं वो ये लोग होते हैं। लेकिन अगर हम देखें, एक आम तासुर है, एक आम ऑब्जर्वेशन है कि इनके लिए उसके अकॉर्डिंग ना इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं, ना ही इनका जो वेपन है वो कोई मॉडर्न वेपन होता है और न ही इनकी ट्रेनिंग उस लेवल की होती है। तो इसके लिए भी, हालांकि एक निजी इदारा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमती लेवल पे इस चीज को जो है ना कुछ करना, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इसमें? बिल्कुल होनी चाहिए। और बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है कि बहुत से ऐसे इनके सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं होती और वो मकामी थाने से या जिन इलाकों से ये आते हैं वहां से इनकी कोई एनओसी नहीं ली जाती पुलिस की जानिब से जी। तो ये भी बड़ा जरूरी है। और आपकी बात 100% ठीक है। अक्सर हमें ऐसे इनमें गार्ड नजर आते हैं जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती और जिनकी स्पेशली अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जी या कोई ऐसे वाकया क्रिएट हो तो उसमें वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, तो और उनके पास वो इक्विपमेंट भी नहीं होता। तो अब ये एक टेस्ट, ये एक केस स्टडी आ गई है कि यहाँ जो गार्ड्स थे, और आपने ये भी देखा कि ये गार्ड्स भी काफी जो है एजेड थे और ये 10 दिन बाद एक गार्ड रिटायर होने वाला था। जी बिल्कुल ऐसा ही था। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि वो फिजिकली फिट हो, बिल्कुल, और वो ताकि वो एक्टिवली जो है अपनी जॉब निभा सके।
जी बिल्कुल। अच्छा आलमगीर भाई, हमारी जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, स्पेशली जो क्रेडिट जाता है कराची को इस काबिल बनाना अल्हम्दुलिल्लाह कि इसकी रोशनी वापस जो है ना लेकर आना, उसमें क्रेडिट हमारी पाकिस्तान सिंध रेंजर्स को और कराची पुलिस को जाता है। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। और उस वक्त जब हमने देखा तो जो भी गवर्नमेंट थी ओपोजिशन में थे, आप लोग उस वक्त ओपोजिशन में थे, तो उन्होंने एक ही पेज पर थे, गवर्नमेंट ओपोजिशन तमाम जो हमारी फोर्सेस हैं वो। अभी जो है, अभी उसकी सफाई के बाद अब नजर ये आ रहा है कि जो भी हमने अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह की थी कराची को, पाकिस्तान को सेफ करने के लिए, अब दुश्मन जो इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है तो उसके पीछे इसका मकसद क्या है? वो अपनी प्रेजेंस शो करना चाह रहा है या इस तरह का क्या मामला है? और इसके अलावा आलमगीर भाई के इस वक्त भी क्या सिंध के हुकूमत के साथ जो फेडरल के जो भी मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन मैं ये तवक्को सिंध गवर्नमेंट से भी करता हूं और फेडरल गवर्नमेंट से भी करता हूं कि ऐसे मामलात में दोनों यकीनन एक पेज पर हैं। तो क्या मैं ठीक हूं? हाँ, यकीनन एक पेज पर है। आपने देखा कि पिछले 2-2.5 साल में ये वाहिद एक वाकया होगा जिसपे कोई बयानबाजी नहीं हुई, कोई ब्लेम गेम नहीं हुआ। और एक तो वाकये की नौयत ऐसी थी, दूसरा पुलिस ने और एजेंसीज ने टाइमली रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल। तो इस दहशतगर्दी पर आपने देखा कि जब एपीएस का वाकया हुआ तब भी पूरी कौम इकट्ठी हुई, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हुई जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर तो एक कंसेंसस है पूरी कौम में, तमाम पॉलिटिकल जमातों में जी। और रही बात कि माजी में ऐसे वाकयात होते थे, देखिए इस शहर ने बहुत कुछ देखा है जी। कराची ने एक दिन में 100 लाशें गिरती थी, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और अब जो भी रिपोर्ट्स आती अदालतों में या बाकी जेआईटीज में, तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रहती है उसमें जी। पुलिस जो है सियासी तौर पे इस्तेमाल होती रही है। आज भी कराची में किसी थाने का एसएचओ बगैर पैसे दिए अपने मनपसंद थाने पे नहीं जाता। आईजी जमाली साहब थे, उनके कोर्ट में केस चला, 6000 उन्होंने इल्लीगल गैर कानूनी सियासी भर्तियां की है पुलिस में। अच्छा। एक कांस्टेबल जो 5 से 6 लाख रुपए देकर आता है रिश्वत के तौर पे, तो उसने फिर कल को गली चौराहे चौक पर खड़े होके मुझे और आपसे 50-50, 100-100 रुपए लेकर अपनी वो पैसे रिकवर करने। ऑफ कोर्स ऐसा बुनियादी निजाम गलत होता है। और फिर सबसे अहम चीज है, कराची में 1500 लोगों के लिए एक पुलिस वाला है और कोई सर्वेलेंस नहीं है। सबसे जो बड़ी ज्यादती है कराची के साथ, यहाँ 35,000 सीसीटीवी कैमरास लगने थे कराची में। अच्छा। इसके लिए बजट फ्लोट होता है 2016 में और आज तक ताखीर का शिकार है। आज वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची को नहीं मिला जो कि जरूरत है कराची की। कराची का स्ट्रीट क्राइम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। और आप लोग और जो कैमरास मुस्तफा कमाल के दौर में लगे थे, वो अब एक तो पीछे उसका कोई बैकअप नहीं, वो कैमरास भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। वो कैमरा शक्ल क्या, गाड़ी की नंबर प्लेट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी, लॉ एनफोर्समेंट को भी, कि कोई भी वाकया जन्म लेता उसकी प्रॉपर ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते कैमरास ना होने की वजह से। और आज लाहौर में, इस्लामाबाद में चीज मौजूद है। लाहौर जो है एक स्मार्ट सिटी, आप उसको कह सकते हैं कि कैमरास मौजूद हैं और वो काम करते हैं, उसके पीछे प्रॉपर उसको मैनेज किया जाता है, कंट्रोल सेंटर्स हैं। कराची में इसका बहुत बड़ा फुकदान है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ये चीजें देखने में आती हैं। अच्छा आलमगीर साहब, एक सवाल मैं ये करूंगा, मुझे इंतहाई अफसोस हुआ कि जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार जो शहीद हुए हैं, जिनमें इफ्तिखार नामी एक शख्स थे, 1-2 दिन बाद आपने भी जिक्र किया इन्होंने रिटायरमेंट ले लेनी थी, खुदायार नाम के एक थे, हसन अली थे, उनके लिए तो मतलब उनकी बहन का इंतकाल हो गया था, लेकिन उनको वो उस वक्त दुश्मन से लड़ रहे थे जिस वक्त उनकी बहन आखिरी सांसें ले रही थी। उसके अलावा मोहम्मद शाहिद जो सब इंस्पेक्टर थे, उनके जनाजे में हम देख सकते हैं कि हुकूमती ओहदेदारान और पुलिस के बड़े ओहदेदारान मौजूद थे, लेकिन ये जो निजी सिक्योरिटी फोर्स है,
इसके जो भी जवान थे उनके घर वालों की, फैमिली की हौसला अफजाई के लिए कोई भी हुकूमती मेंबर, इवन के मतलब ये गिला मुझे तहरीक इंसाफ से भी होगा, ये GDA से भी होगा, पीपल्स पार्टी से भी होगा कि वो लोग, आप लोगों में किसी ने वहां पर शिरकत नहीं की ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। जनाजे पे तो मैं नहीं कह सकता कि वो गए या नहीं गए, मेरी नॉलेज में भी नहीं है। लेकिन मेरी नॉलेज में ये जरूर है, आज हमारे सिंध के अपोजिशन लीडर, हमारे पार्लिमानी लीडर और बाकी MPs जो भी इस वाकये से मुतासिर हुए, इन सब के घर गए, इनकी ताज़ियत के लिए, इनकी फैमिली से मिले। ये एक अच्छा स्टेप है। और आज वजीर आजम साहब ने भी कल ट्वीट भी किया और आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पे भी इनको बाकायदा खिराज तहसीन पेश किया। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको खिराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने कहा कि हम उनको सैल्यूट पेश करते हैं। थैंक यू सो मच आलमगीर साहब, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नाज़रीन, आलमगीर साहब हमारे साथ थे। उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना कि जनाजे में तो हम नहीं जा सके, लेकिन जो है इसके अलावा हमारे लोग गए हैं उनके पास ताज़ियत करने। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी गवर्नमेंट की, जो सिंध की गवर्नमेंट है। उसके अलावा जो हमारे वहां पर तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन है वो MNAs MPs की सूरत में है या गवर्नर की सूरत में है। इसके अलावा जो भी पार्टीज के लोग हैं उनको एटलीस्ट जाना चाहिए था, क्योंकि वो जो लोग फ्रंट लाइन पर खड़े थे वो हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जानें दी। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। अब बात हो महंगाई की बढ़ती आग, टेक्नोलॉजी के हों शाहकार या फिर हों सकाफती त्यौहार, हिंदुस्तान का हो बुज़दिलाना वार, या हो पाकिस्तानी शेरों की ललकार, मंशियात में घिरा नौजवान हो या फिर जखीरा अंदोज बेईमान, अब होगी आपकी बात हारिस अमीन खान के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमने बात की आलमगीर साहब से, और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं फरीद काकड़ साहब, जो कि सीनियर एंकर पर्सन हैं और उसके साथ साथ सीनियर तज्जिया निगार हैं। उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद। वालेकुम सलाम, फॉर इनवाइटिंग। फरीद काकड़ साहब, कल जो एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में, बल्कि मैं अफसोसनाक नहीं कहूंगा, मैं समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोर्सेज ने हमें उसको अफसोसनाक होने से बचा लिया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी आरिफ, ये तो बेसिकली आपको मालूम है कि कल सुबह 10:02 पर 4 दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग में दाखिल हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एक रैपिड रिस्पॉन्स था वो बड़ा हैरान कुन था। मतलब मैं हैरान कुन कहूँगा, इतनी स्पीड से शायद ही आज से पहले कभी किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी इतने बड़े दहशतगर्दी के हमले को जो है वो रोकने की कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह 10:02 पे दाखिल हुए, 10:10 पे तमाम लोग खत्म कर दिया गया। मतलब 8 मिनट में जो 4 दहशतगर्द आए थे उनको खत्म कर दिया गया इमीडिएटली बाय द क्विक रिस्पॉन्स। काकड़ साहब, ऐसा तो मैं समझता हूँ हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के सीन में भी ऐसा बहुत कम होता है। बस हारिस में ये तो बॉलीवुड वाले तो खैर फिल्मों में दिखाते रहते हैं, लेकिन हम तो हकीकत में दिखा देते हैं। हाँ।
तो इसमें रेंजर्स को क्रेडिट जाता है, पुलिस को क्रेडिट जाता है, एंड ऑफ कोर्स जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वहां पे मौजूद थे जो पाकिस्तान से रिटायर्ड थे, उनको भी ऑफ कोर्स क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बिल्कुल वक्त पे जो है वो इन दहशतगर्दों को रोका, और न सिर्फ रोका बल्कि 25 मिनट के कम वक्त में पूरी बिल्डिंग को जो वो क्लियर करा दे दिया गया। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चीज है उनको कंटिन्यू करने का कह दिया गया कि आप कंटिन्यू करें, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अच्छा, फरीद काकड़ साहब, आपसे पहले यही बात मेरी डिस्कस हुई आलमगीर साहब से भी, मैं आपका भी इस बारे में मौकफ लेना चाहूंगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज असेंबली में भी ये बात की, और उन्होंने डायरेक्टली, इससे पहले किसी हुकूमती ओहदेदार ने या किसी मीडिया ने डायरेक्टली इंडिया को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया था, और प्राइम मिनिस्टर ने आज आके दो टोक बात की कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी आरिफ, बिल्कुल, कल जब डीजी रेंजर मेजर जनरल उमर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वाकये के बाद, तो उन्होंने भी अपने शक शुबात से इजहार किया कि इसके पीछे जो है वो रॉ और जो इंडियन इंटेलिजेंस है वो उसके पीछे हो सकते हैं। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बहुत क्लियरली कह दिया कि हिंदुस्तान जो है वो इसके पीछे है, और इसमें कोई शक भी नहीं है। वैसे भी BLA के जो रहनुमा है वो इस चीज को मान चुके हैं। हिंदुस्तान भी बारहा इस चीज का जो है वो ऐलान कर चुका है कि हमें जो बलोच सेपरेटिस्ट नाम या जो कुछ अपराध हैं उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, उनको सपोर्ट कर दे रहे हैं। इसमें कोई छोटी बात तो है ही नहीं। दूसरी बात ये कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत क्लियरली कह दिया, और हिंदुस्तान ये हरकत क्यों नहीं करेगा। एक फ्रस्ट्रेशन है हिंदुस्तान में, जो लद्दाख में उनको मार पड़ी है, चाइना से जो मार पड़ रही है, मुंह के और थप्पड़ काट रहे हैं, बॉर्डर पे उनकी बेइज्जती हो रही है, इंटरनेशनली उनका इमेज गंदा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। और अब जो चले हुए कारतूस है पाकिस्तान में, एक आज जैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने कराची में जो है वो एक ऑपरेशन करके सब कुछ खत्म कर दिया गया, लेकिन एक आज जो छोटे छोटे चले हुए कारतूस हैं उनको दोबारा से जो ये इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उनको मिला के नेक्सस बनाया जाए और पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की कोशिश की जाए, लेकिन इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होगी। यस, इंशाल्लाह, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा काकड़ साहब, BLA जो एक उन्होंने एक बुनियाद रखी और उसको हर तरह से वो खुद भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम इसको बड़ा कोशिश कर रहे हैं, चला रहे हैं। अभिनंदन को भी पाकिस्तान फोर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी हवाले से जो है ना उसकी भी गिरफ्त, वो भी गिरफ्त में आया। मतलब वो भी इसी इंटेलिजेंस बेस्ड वो आए थे, उनको लगा कि शायद ये जो है ना बड़ा आसान है इनके अंदर फोर्सेस का घुसना और वहां पर अटैक करना। मतलब उनको दे वर थिंकिंग इट्स जस्ट लाइक अ मूवी, राइट? जी। अरे देखिए, बॉलीवुड फिल्में कुछ और है, हकीकत कुछ और है। हिंदुस्तान जो कुछ भी, जो इंडियन जो उनसे मिलिट्री है उनका भी वही माइंडसेट जो उनका फिल्मों में होता है। उनको ये लगता है कि शायद हम जो है वो कुछ भी कर लेंगे। वो जो फिल्मों में ख्वाब दिखाते हैं आवाम को, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता। ग्राउंड पे सिचुएशन डिफरेंट होती है। आपने BLA की बात की, जरा मैं क्लियर करूं कि ये जो कल हमला हुआ है ये इसमें इसकी BLA ने इसको एक्सेप्ट किया है, और BLA का कहना है कि उनके जो मजीद ब्रिगेड विंग है, मजीद ब्रिगेड बेसिकली जो है वो मजीद बलोच नामी एक शख्स हैं जिन्होंने 1970s में जुल्फिकार अली भुट्टो पर दस्ती बम चालने की कोशिश की, तो उनके नाम भी एक ब्रिगेड है, मजीद ब्रिगेड। उन्होंने ये हमला किया है। तो इससे पहले भी मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पीछे गवादर पर एक हमला हुआ था, तो वो भी ये जो मजीद ब्रिगेड BLA का, उन्होंने ये हमला एक्सेप्ट किया था और इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था। ठीक है, जो हिंदुस्तान है वो कोशिश कर रहा है कि अब एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को कोरोना वायरस ने हिट किया हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को हिट किया हुआ है, तो हमारी जो माशी सूरत हाल है वो जरा कमजोर है। तो ऐसे वक्त में हमारी इकोनॉमिक हब को मारना, हमारे इकोनॉमिक हब को हिट करने की कोशिश करना, मकसद हिंदुस्तान के एक ही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को कमजोर शो किया जाए और हम जो है वो उनसे बेहतर शो हो, और चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो सिक्योरिटी की बुनियाद पर हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो उनको ये ख्वाब ताबीर होने नहीं दे रही। और मैं आपको इनकी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि कल जब 10:02 पर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग पर हमला किया गया तो उनको जाहिर सी बात उनके दिमाग में ये होगा कि आज तो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट के जो दौरानिया है इसमें सब कुछ क्लियर कर दिया गया। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 250 पॉइंट का इजाफा हुआ है कल। ये जी बिल्कुल एक हैरानकुन बात है कि इस हमले के बावजूद जो है इतना इजाफा, ताकि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको स्टेक है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको क्रेडिट जाते हैं कि बर्बक कार्रवाई करके इस तरह के जो इनके ख्वाब एक्सप्लोज शर्मिंदा ताबीर होने नहीं दिया जा रहा। अच्छा फरीद, आप देखें हमारे कुछ लोगों को इस तरीके से भी गुमराह किया गया है कि मतलब कि हम आपके साथ खड़े जी, आप लोगों को अपने हुकूक नहीं मिल रहे हैं वगैरह वगैरह। ये चीजें काफी टाइम से चलती आ रही हैं, जो कि इंडियन जो है ना उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है। और उसके बाद हमारे जो मासूम लोग हैं इन्होंने सवात में भी इस तरह किया। वहां के लोगों के भी जो ऐसे लोग थे 15, 16, 17 साल के बच्चे, उनका माइंड वॉश करते और उनको मिलिटेंट विंग का हिस्सा बना लेते। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब ऑपरेशंस किए, कई बच्चों ने, कई जवानों ने हमारे अपनी जानें दी हैं। यही चीज ये लोग अभी यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं बलोचिस्तान में। तो देखिए ये तो काफी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं PLF में। ये जो नौजवान है एक आज जिनके माइंड को वॉश करके ये इंजेक्ट किया जाता है उनके दिमागों में कि आपको हुकूक नहीं मिल रहे और पता नहीं ये और वो, जाहिर सी बात है नौजवान है, फिर उनके दिमाग में ये बात जब बिछा दी जाती है तो फिर वो कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो हिंदुस्तान हमेशा की कोशिश कर रहा है कि बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी की कोशिश की जाए और जाहिर सी बात है बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी होगी तो पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी होगी। तो हिंदुस्तान की हमेशा की ये कोशिश रही है कि क्योंकि बॉर्डर पे तो ये आमने सामने नहीं लड़ सकते। इन्होंने कोशिश की आपके सामने February 19 में आपने देखा कि हमारे नौजवानों ने उनको मार के बाहर फेंक दिया। आपके सामने अभिनंदन, आपके सामने जो है वो आपके सामने मिसाल है, पूरे पाकिस्तान के सामने पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानियों ने उनको मार के बाहर फेंक दिया। और फिर के माफिया ये आते हैं तो बॉर्डर पे तो ये नहीं लड़ सकते। जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसमें तो ये मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेशनल हमारी मिलिट्री है, जो मिलिट्री फोर्सेज है, उनकी कोई मिसाल नहीं है पूरी दुनिया में। तो ये अब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से स्ट्रेटेजिकली जो है स्टेक किया जाए, इंस्टेबिलिटी फैलाई जाए बलूचिस्तान में, सिंध में। और आपने देखा क्या जो फाटा और कबाइल के एरियाज है वहां भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह इनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा फरीद, देखें हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, रेंजर्स और भी तमाम जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, इवन के आज दुश्मन ने पुलिस को, स्पेशली सिंध पुलिस जिसको लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ था डिफरेंट टाइटल्स देकर, आज उन्होंने भी साबित कर दिया माशाअल्लाह कि वो कितनी सलाहियत रखते हैं, वो कितने प्रोफेशनल्स हैं और उनके सीनों में शेर का जिगरा है। ये ऑफकोर्स देखें, ये जो जितने भी इस टाइप के ऑपरेशन होते हैं ये तो जाहिर सी बात है कंबाइंड ऑपरेशन होते हैं और कंबाइंड ये रिस्पॉन्स होता है। इसमें बहुत सारे जो हम तो जाहिर सी बात फ्रंट पे तो आपको पता है कि ये इसमें रेंजर्स, पुलिस और जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो, लेकिन एक बैक साइड पे भी जो हमारे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है उनका भी मैं तस्करा करना चाहता हूँ। उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो जो है वो इस तरह की जो कार्रवाई है उसको बर वक्त रिपोर्ट करती हैं और जो रिस्पॉन्स कॉम्प्लीट रिस्पॉन्स करके इनको नाकाम कर देते हैं। ऑफकोर्स जो सिंध पुलिस है, देखिए कोई भी पुलिस कमजोर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिशियंस है, उन्होंने इसको जरा मिक्सअप कर दिया है। हर पॉलिटिशियन ये समझता है, अरे मैंने पार्लियामेंट्री फेडरल मिनिस्टर ये समझता है कि जो पुलिस है वो हमारी हाथ की घड़ी है। जब ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जब पुलिस खत्म होगी तो इंशाल्लाह ये पुलिस जो है वो हमारे बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी ना थी, लेकिन उनके जब अगर कहीं उनकी जरूरत ना हो तो ये जो है काम चला सकते और इंशाल्लाह ये बड़ा इनका एक अच्छा वो है और क्रेडिट जाता है, इनको मुबारकबाद पेश की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मुबारकबाद के, ये खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा फरीद, एक बात इससे और मैं ये करना चाहूंगा, मैंने इससे पहले जो है आलमगीर साहब से भी यही बात की। देखें हमारे जो निजी सिक्योरिटी इदारे हैं जिसमें हम देखते हैं किसी भी बैंक में जाते हैं तो बाहर वो जवान उनका खड़ा होता है नीली वर्दी पहनकर, और इस तरह के कई जो सेंसिटिव इदारे हैं, जिस तरह आज स्टॉक एक्सचेंज में कल देखने में आया कि सिक्योरिटी एक निजी कंपनी के लोग वहां पर मौजूद थे सिक्योरिटी पर, लेकिन अगर हम देखें तो इनको जो वेपन दिया जाता है वो भी कोई कंपैरेटिवली जो है, जाहिर है जब दुश्मन आता है तो वो जो है मॉडर्न वेपन्स के साथ आता है और आपको अटैक करता है। ना उनका वेपन जो है उस कॉम्पिटिटिव है, ना उनको जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स या हेलमेट्स दिए जाते हैं, ना उनके पास जो है इस तरह की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। बस ये एक फॉर्मली इनको लेकर खड़ा कर दिया जाता है। तो ये चले निजी कंपनीज हैं वो इस मामले पे तवज्जो नहीं देती, लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमती तरफ से
या सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, इदारों की तरफ से इस चीज को, इसके कुछ मतलब एसओपीज कुछ बनाने चाहिए और एक स्टैंडर्ड बनाना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड का बंदा होगा, इस स्टैंडर्ड का वेपन होगा, इस स्टैंडर्ड का उसके पास जो है इक्विपमेंट होगा, तब आकर वो किसी हिफाजती मुकाम पर आप उसको खड़ा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो तनख्वाहें हैं 12,000, 13,000, 14,000, वो बिल्कुल, अब मजबूरी भी है लोगों की, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोग मजबूरन जो है जाकर ये काम करते हैं और आप देखते हैं मुख्तलिफ मौकों पर अपनी जान के नजराने भी पेश करते हैं, फ्रंट लाइन पर जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इनको जो है फैसिलिटेट करना चाहिए, तनख्वाहों की शक्ल में भी, वेपन्स की शक्ल में भी, ट्रेनिंग की शक्ल में भी। इस बारे में आप क्या कहते हैं फरीद? जी बिल्कुल, आपकी जो आप निजी कंपनियों की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो जहाँ पे जरूरत होती है, मैं इससे पहले कहा कि जाहिर बात हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी जाहिर बात एफर्ट होती हैं, जहाँ पे ऐसे इशू हो तो वहाँ से पहले जो है पुलिस और रेंजर जो बाकी जो आर्म फोर्सेज को अलर्ट कर दिया जाता है, उनसे भेज दिया जाता है। राइट। जहाँ तक आपने निजी कंपनी की बात की है तो जाहिर सी बात है, निजी कंपनियां ये मुख्तलिफ, इसमें मोस्टली जो हमारी निजी कंपनियों में रिटायर्ड मिलिट्री जो सोल्जर्स होते हैं, या पाकिस्तान नेवी के सोल्जर्स हैं या पाकिस्तान एयरफोर्स सोल्जर्स हैं, वो होते हैं। लेकिन इनमें एक आज जो है वो जाहिर सी बात है, इनमें ऐसे लोग भी होते हैं क्योंकि बेरोजगारी है तो लोग जो है वो कोई भी जो है वो उसके पे बंदूक पकड़ के वर्दी पहन के जो है वो खड़ा हो जाता है। अफकोर्स की गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर पाबंद करना चाहिए कंपनियों को कि उन लोगों को लिया जाए जो प्रोफेशनल हो, और जो नहीं है प्रोफेशनल को ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर कोई ऐसा खुदा न खासा कोई नागवार वाक़या पेश आता है तो उनको बेहतरीन तरीके से टैकल। ठीक, बहुत शुक्रिया फरीद, आप हमारे साथ थे, आपने हमें ज्वाइन किया, वक्त दिया। थैंक यू सो मच फरीद। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। नाजरीन, मेरे ख्याल से हमारी फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले में जांबाज, नडर और दिलेर एक्टर्स तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती जिस तरह के उनके नडर और जांबाज, दिलेर मेजर, कर्नल और कप्तान होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियल लाइफ में हमारी अफवाज ने, इस कौम ने ऐसे बेटे जन्मे हैं जो कि दुश्मन को हर मुकाबले में, हर मैदान में मात देना जानते हैं। वो इस मट्टी का दिफा बेहतर तरीके से करना जानते हैं और उनको पता है कि किस वक्त हमने अपने दुश्मन की किस रग पर वार करना है। हमने देखा कि हमारे जो सिपाही हैं इंतहाई नडर हैं। इसमें जो हमारे सिपाही रफीक सुमरो ने किरदार अदा किया, उनकी आप अगर स्टोरी पढ़ते हैं या उनकी जुबानी जो उन्होंने बताई है सुनते हैं, तो वो बताते हैं कि पहले जब मेरा सामना उसके साथ हुआ दहशतगर्द के साथ, तो उसने फायर करने की कोशिश की, इन्होंने उस पर फायर किया, वहां से उसकी बुलेट प्रूफ जैकेट थी जिसकी वजह से वो बच गया, मामूली सा जख्मी हुआ। उसके बाद उसने ग्रेनेड उठाने की कोशिश की तो इसने काफी प्रोफेशनली पहले उसके हाथ पर फायर किया, ग्रेनेड गिरा, उसके बाद डायरेक्टली उसको हेडशॉट मारा। तो ये तो दुश्मन को चाहिए कि ये फुटेजेस हम सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर करें ताकि उन तक ये पहुंच जाए। और नाजरीन, अपनी फोर्सेस के लिए, अपने मुल्क के लिए अल्लाह ताला से हमेशा दुआ गो रहिएगा और अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।